तो ये नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन आर्गेंट प्लेन में इस तरीके से डिनोट की जाती है। तो मैं क्या बोल रहा था कि एडवांस के हिसाब से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और एज सच हमें इसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ने नहीं वाली। खैर ये आता कहाँ से है? तो तुम्हें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब इसमें मैं आयोटा मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ने वाला किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमें मालूम है एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं कि इस रो में सॉरी इस कॉलम में ये वाला कॉलम ऐड कर दूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ कर दी, ठीक है। अब ये क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है z। ये क्या लिखा जा सकता है? ये कोई पॉइंट z1 है तो इसको z1 लिखा जा सकता है एंड z2, ठीक है। सिमिलरली ये जो लिखा हुआ था x, इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको लिखा जा सकता है z प्लस z कॉन्जुगेट, z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट। अब ये दो डिटरमिनेंट में तो टूट जाएंगे, है ना। एक में होगा z z1 z2 z z1 z2 1 1 1। एक में होगा z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट z1 z z z1 z2 एंड 1 1 1। तो ये जो पहला आने वाला आया था z z1 z2, इसमें हमारी दो कॉलम सेम थी तो ये 0 हो गया, है ना। तो ये दूसरा वाला बच गया। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। So basically this is the equation of straight line passing through z1 and z2 on a complex plane. अब इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिखा है और जो हमने इनिशियल इक्वेशन लिखी थी ये यहां से तुम कंपेयर करके ये अल्फा कॉन्जुगेट और अल्फा क्या था वो निकाल सकते। तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट, और ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। खैर उन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, बस ये कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ कॉम्प्लेक्स, ओके। अच्छा, ये अलग तरीके से भी किया जा सकता है, ये चीज अलग तरीके से भी की जा सकती है। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम और भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, z माइनस z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉडुलस। तो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी जो z1 और z2 लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये तरीका, इसमें मैं अगर पीबी वेक्टर निकालूं p माइनस बी और ऐसे ही p माइनस ए करके जो वेक्टर है बात, इनका आर्गुमेंट करेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, दोनों का आर्गुमेंट सेम आएगा। दिस माइनस दिस किया, इसका आर्गुमेंट कितना आया? ये आया। और दिस माइनस दिस किया,
यहाँ तक, तब भी आर्गुमेंट कितना है, सेम है ना। तो इन दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0। ठीक है, यही मैंने एक पॉइंट z यहाँ लिया था हमने, z माइनस z1 ये वाला वेक्टर आया था, z माइनस z2 ये वाला वेक्टर आया था। अगर मैं z यहाँ पे लेता, या सोचो z2 यहाँ पे लेता, तो z माइनस z2 ये वाला वेक्टर आता, पहले ऐसा आ रहा था, अब ऐसा है ना। तो इसका आर्गुमेंट अगर कुछ आ रहा है, ये आर्गुमेंट आ रहा है, तो इसके ऑपोजिट का आर्गुमेंट ये आएगा, है ना। तो उस केस में पाई होगा डिफरेंस। तो इन दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना है, 0 है। अब यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, वो 0 या पाई है। 0 है आर्गुमेंट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों के दोनों सेम है ना। अगर आर्गुमेंट 0 है, इसका मतलब क्या है, नंबर प्योरली रियल है ना, यानी नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम होंगे। तो हम ये भी लिख सकते थे। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें वही इक्वेशन मिलेगी जो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम रे डिनोट कर लेते। अगर किसी ने बोला होता आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो अल्फा मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, और ये बोला हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, और अल्फा ये पॉइंट है, तो वो इस रे पे हर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा z, कि z माइनस अल्फा थीटा होगा, है ना। इस तरफ के पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि तब तो आर्गुमेंट कुछ और होने लग जाएगा। समझ आ रहा है। तो हम रे भी डिनोट कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। अच्छा, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की डिटर्मिनेंट फॉर्म है, यही हमारी इक्वेशन बनेगी फाइंड करने के लिए। अगर हमें बोला गया हो कि z1 z2 और z3 अगर कोलिनियर है, तो अगर कोलिनियर है तो z1 और z2 से बनने वाली लाइन पे z3 सेटिस्फाई करना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, की लाइन बना लो z1 और z2 से, और अगर ये लाइन बन गई, और अगर z3 इस पे लाई करता है तो z3 इस पे सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यही कंडीशन आ गई। चलो ये क्वेश्चन करो, वो लिखने के लिए मैं दे दूंगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ रेज रिप्रेजेंट करते हैं। पहले दिया हुआ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3 एक ऐसी रे होगी जिसका आर्गुमेंट π/3 है। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2π/3, वो एक ऐसी रे होगी। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ये क्या पॉइंट है, 2,2√3, 2,2√3। तो देखोगे तो 2 और 2√3 इसके ऊपर लाई करेगा। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस दिस इज इक्वल टू पाई, तो वो ऐसा होगा, तभी आर्गुमेंट पाई आएगा।
ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये एरिया पता करना है। तो ये कितना है, ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ 4 है, बिकॉज ये 2 है तो यहाँ -2 होगा। सिमेट्रिकल फिगर है ना, ये भी 60 डिग्री है, ये 2√3 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज 2√3। ठीक है। सेकंड पे मूव करो। यहाँ पहले लॉग में, दोनों लॉग में बेस सेम किया जा सकता है, तो हम कर लेते हैं। ये 5 की पावर हाफ है, बाहर 2 आएगा, उस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, log a माइनस बी, log a अपॉन बी। अच्छा, मॉड z का स्क्वायर या z स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला मॉड लगा हुआ है ना, ये तो रियल नंबर पे लगा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर एक ही बात होती है। तो यहां से आ गया, ठीक है, ये 5 होना पड़ेगा, है ना। इसको ऊपर करेंगे तो 5 मॉड जेड स्क्वायर -10 मॉड जेड, है ना, -10, और एक ये -11 मॉड जेड, और यहां से एक आएगा +5 और +3। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, -10 -1, है ना, फैक्टराइज हो जा रहा है ना, 5 2 10, -10 और -1। क्या आएगा, तो ये आ गया मॉड जेड इज इक्वल टू 2 और मॉड जेड इज इक्वल टू 1/5, है ना। तो एक सर्कल बन रहा है ये, ठीक है, जिसका रेडियस या तो 2 है या तो 1/5 है।
तो ऐसा कुछ बन गया और ये रहे हमारे ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या कि z माइनस 1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट पाई बाई 4 है। अच्छा 1,1 इस सर्कल का रेडियस है 1/5, इस सर्कल का रेडियस है 2। 1,1 यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस √2 है जो कि 1/5 से बड़ा है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस √2 है ना। तो ये बोला हुआ है z माइनस 1,1 का आर्गुमेंट π/4 है, यानी बेसिकली वो इस लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो बोला है कि z बताओ, तो ये रहा z, है ना। ये अगर π/4 है, हमें पता है इसको एक्सटेंड करने पे भी ये भी π/4 है, तो ये लैम्डा कॉमा लैम्डा होगा और 2 रेडियस के सर्कल पे लाई कर रहा है ना। तो ये लेंथ 2 cos 45 2 sin 45 यानी √2 कॉमा √2। तो √2 प्लस √2 आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये वेक्टर की तरह हम निकालते हैं किसी लाइन की इक्वेशन। जैसे मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाली लाइन, इस पे 2 पॉइंट ये गिवन है z1 और z2। हम इस पे एक पॉइंट मान लेते हैं z। अब मैं बोलूंगा ये वाला वेक्टर या फिर ये बड़ा वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये क्या होगा, ये होगा z माइनस z1। और ये वेक्टर क्या होगा, ये होगा z2 माइनस z1। ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये लिखा जा सकता है कि इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर लो, बड़ा वाला वेक्टर मिल जाएगा। सो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन करो।